हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एसएससी जीडी 2021 का एग्ज़ाम नोटिस आ चुका है। और अगर आप एलिजिबल होंगे तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि ये 10th पास के बाद में बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है जिसकी सैलरी आपको मैक्सिमम ग्रॉस सैलरी जो होती है वो 45,000 तक आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये होम मिनिस्ट्री के, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में ये पोस्ट आती है सारी, और एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे और कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे दूं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं। सबसे पहला टास्क आपका तो ये है कि आप एक पेपर और एक पेन लेकर के बैठो जब आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में बताऊंगा। और आप नोट डाउन कर लोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि बार बार वीडियो देखना समझदारी नहीं है। एक वीडियो एक बार आप देख लो और आप उसको नोट कर लो, ठीक है। कोशिश मैंने की है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूँ। एक चीज़ आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे तो किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइबर कैफ़े में जाते हैं और साइबर कैफ़े वाले भैया को बोल देते हैं कि भैया फॉर्म भर दो। अब होता क्या है ना, वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपकी डिटेल्स भरेगा नहीं ठीक से। स्पेशली आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है, आपका फोटो है, आपका सिग्नेचर है, ये बहुत ही क्रूशियल होता है, बिकॉज ये आपकी आइडेंटिटी है। इसको आप लोग हल्के में ले लेते हो। कई बार मैंने देखा है कई बच्चों के बाद में डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है कि फ़ोटो आड़ा तिरछा हो गया या सिग्नेचर किसी और की अपलोड कर दी। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं ना, इसका बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा कि आप है ना, इस फॉर्म को 25 जुलाई के पहले मत भरना। पर अभी अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है, 31 अगस्त आपको टाइम मिला हुआ है। तो जल्दीबाजी नहीं करना फॉर्म भरने में, आराम से पहले समझ लो हर चीज़ को, उसके बाद ही भरना, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम क्या है और ये पोस्ट क्या है, क्योंकि आप इसमें अगर जॉब करना जाओगे तो आप जब एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए। आपके नंबर अगर अच्छे होते हैं तो आपको प्रेफरेंस लेने का मौका मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, कांस्टेबल जीडी का जो ये सीएपीएफ और आसाम राइफल्स का जो एग्ज़ाम होता है, बेसिकली ये सारी वो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका जो पोस्टिंग, जो वैकेंसी निकली है ना, वो एक तो आपका आसाम राइफल्स में राइफलमैन की पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो वैकेंसीज है वो आपकी कांस्टेबल इन सीएपीएफ। देखो, सीएपीएफ क्या होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो ये जितने भी पुलिस फोर्सेस होते हैं भारत सरकार के अंडर में, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। डेफिनेट सी बात है, अगर आप बीएसएफ में जाओगे, कांस्टेबल बनोगे, तो आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो बॉर्डर पे होने वाली है। मोस्टली जो पोस्टिंग होती है ये पाकिस्तान बॉर्डर पे होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सीआईएसएफ, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो सीआईएसएफ होता है ना, ये एयरपोर्ट पे जो आपकी सिक्योरिटी आप देखते हो, जितने भी इंडिया में एयरपोर्ट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा जो होता है वो सीआईएसएफ के हाथ में होता है। तो अगर आपको बॉर्डर पे पोस्टिंग नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग हो, तो आप सीआईएसएफ को चूज़ कर सकते हो। इसके बाद तीसरा आपका जो सीपीएफ इसमें है वो है आईटीबीपी, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो आपको जिससे नाम से पता चल रहा है कि जो इंडिया और तिब्बत की जो बॉर्डर है, बेसिकली वो चाइना बॉर्डर है, तो वहाँ पर आपका डिप्लॉयमेंट होगा। तो मोस्टली जो स्टेट्स होगा वो सिक्किम में आपकी पोस्टिंग होगी या उत्तराखंड में होगी, ठीक है। इसके बाद आपका सशस्त्र सीमा बल होता है एसएसबी। ये जो होता है ये नेपाल बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट होता है। तो ये हो गया आपका एसएसबी। इसके बाद आपका होता है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। तो सेक्रेटरी सिक्योरिटी जो एसएसएफ है, ये कहाँ पे पोस्टिंग आपकी होगी, जितने भी भारत सरकार के दिल्ली के अंदर सचिवालय हैं, है ना, कई सारे मंत्रालयों के जो सचिवालय होते हैं या भारत सरकार का सचिवालय है, वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी फोर्स एज ए सिक्योरिटी कांस्टेबल आपको वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्टिंग कहाँ होती है, ताकि आप जब प्रेफरेंस भरोगे ना, जब आप चूज़ करोगे, तो आपको ये ऑप्शन रहेगा और आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में आपको टोटल 10 पॉइंट बताऊंगा, 10 अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो, इस एग्जाम में ना एक्चुअली करंट अफेयर्स आता है, जैसे आपको पता है कि जीए आपसे पूछे, जीके और जीए आपका एग्जाम में आएगा, तो उसमें करंट अफेयर्स भी आएगा। तो करंट अफेयर जो है ना, वो आपको कहीं से लेने की, खरीदने की या अलग से किसी क्लास करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कंपाइलेशन दे रहा हूँ यहाँ पे 6 महीने का, मतलब कि जनवरी से लेकर के जून तक का मंथली पीडीएफ अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बाइलिंगुअल है। तो ये मंथली पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। 6 पीडीएफ आपको मिलेंगे और इन 6 पीडीएफ में आपका जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक का सारा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये करंट अफेयर्स कहाँ से मिलेगा, अपनी वेबसाइट है ज्ञानचला.com। आप कुछ मत करो, गूगल पे जाओ और गूगल पे जाकर के आप लिखो ज्ञानचला करंट अफेयर्स फ्री पीडीएफ। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लिंक आपके सामने आ जाएगी।
किसी भी लिंक पे आप क्लिक करोगे आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई चार्जेस नहीं देना आपको। सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में रख लेना, क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है तो आपको काफ़ी समय मिलेगा पढ़ने का। और ये जो पीडीएफ है कंपाइल्ड फॉर्म में है, मंथली पीडीएफ है, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जा सकते हो, गूगल पर आप लिखो ज्ञानशिला करंट अफेयर्स फ्री पीडीएफ, तो आपको सारे पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अपना टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम की अपडेट्स होती है वो पता चल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो, ये भी फ्री है, ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी अपडेट होगी एग्जाम को लेकर के या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट, वो चीज़ आपको वहाँ पर तुरंत पता चल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्ञानशिला सिड ये आईडी है, आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जो अपना करंट अफेयर्स है पिछले 6 महीने का, उसका पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी आप ले लो, वेबसाइट से ले लो या टेलीग्राम से, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ये केवल जून तक का पीडीएफ आपके पास में करंट अफेयर्स का, जुलाई का महीना अभी चल रहा है तो इसलिए मैंने बनाया नहीं है। जैसे ही जुलाई खत्म होगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जुलाई के भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको मंथली जो करंट अफेयर्स होता है उसकी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। आप ज्ञानशिला.com पर जाओगे तो वहीं पर आपको एडवांस मैथ्स का और एसएससी सीजीएल का कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री मैंने खत्म करवा दिया, उसके अलावा मैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी करवाऊंगा। तो मेंसुरेशन क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, मेंसुरेशन आपके एग्जाम में आएगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वो कोर्स बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे और वीडियोस के साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रैक्टिस की तरह आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो वेबसाइट पर चले जाना, ज्ञानशिला.com पे आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो 17 जुलाई को आ चुका है और ये 31 अगस्त तक रहेगा। मतलब कि एसएससी ने अच्छा खासा टाइम आपको दिया है, लगभग 45 दिन आपको मिले हैं। ठीक है, तो 31 अगस्त तक तो आप ऑनलाइन भर सकते हो। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन भरते हो तो उसकी डेट, आखिरी डेट है 4 सितंबर। तो मैं फ्रेंड्स आपको यही कह रहा हूँ कि जल्दीबाजी मत करना। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जल्दीबाजी में गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। एक दो वीडियोस आप किसी के देख लेते हो, वो आपको अधूरी बात बताते हैं, पूरी बात बताते नहीं है, और उसके बेसिस पे आप अपना फॉर्म भर देते हो। बट होता क्या है, एसएससी आपको बाद में फॉर्म को मॉडिफाई करने का मौका नहीं देने वाला है। जो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी वो दे दी, उसका आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 17 जुलाई आपकी है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है आपको कि 25 जुलाई के पहले आप किसी भी हालत में फॉर्म मत भरना। अच्छी तरह से फॉर्म को देख लो और समझ लो कि क्या क्या मांगा गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेक करो और उसके अकॉर्डिंग ही वो इन्फॉर्मेशन आप भरना। इंपॉर्टेंट आपका कंसर्न रहता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो, ये आपको पता होगा कि भारत सरकार में जितने भी नौकरियां होती है उसमें लेवल्स चलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस प्रकार से। तो ये लेवल 3 की पोस्ट है, सारी कांस्टेबल की पोस्ट है, और इसमें जो आपका बेसिक पे होगा वो 21,700 रुपये होगा। बट अभी क्या है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत सरकार ने डीएनएस अलाउंस जो होता है, महंगाई भत्ता, वो 28% कर दिया। तो इसका इफेक्ट आपके टीए पे भी पड़ेगा और बाकी जगह पड़ता है। तो जो ग्रॉस सैलरी आपकी होगी वो अराउंड 45,000 आपकी हो सकती है। ये इन हैंड सैलरी नहीं होगी, थोड़ा सा डिडक्शन इसमें होंगे, तो थोड़े कम आपके अकाउंट में आएंगे हर महीने, पर ग्रॉस सैलरी जो आपकी होगी वो 45,000 के आसपास आपकी बनने वाली है। तो अच्छी सैलरी है फ्रेंड्स। अगर आप इनिशियल लेवल पे हो, आप 10th पास हो और 10th पास करके आपको एक ऐसी परमानेंट जॉब मिलती है जहाँ पर आपको 45,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है, तो ये कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है, अच्छा ऑप्शन है। बस इंपॉर्टेंट ये कि आपको एग्जाम की थोड़ी तैयारी अच्छे से करना है और उसको अच्छे नंबर से पास करना है। इसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो आपको जैसा पता ही है कि 25,271 वैकेंसीज़ यहाँ पर है। वैकेंसी जो होती है ना, वो मेल फीमेल अलग अलग कैंडिडेट्स की आती है। तो मेल की आप देख सकते हो 22,424 है और फीमेल की जो है वो 2,847 है टोटल वैकेंसीज। अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एग्जाम का भी कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम कब होगी। ये जो वैकेंसीज है वो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, तो हो सकता है समय के साथ में वैकेंसी और बढ़ जाए। क्योंकि होता क्या है, एसएससी जो वैकेंसी लेता है ये होम मिनिस्ट्री से लेगा वैकेंसी। होम मिनिस्ट्री ने आज तक की वैकेंसी तो दे दी है, लेकिन मान लो जब एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आता है, मान लो 1 साल बाद आता है, तब तक और वैकेंसीज भी क्रिएट हो सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रमोशन हो जाते हैं तो वो वहाँ वैकेंसी खाली होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो डेप्यूटेशन पे किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो वैसे वैकेंसी क्रिएट होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब छोड़ देते हैं, उनको कोई दूसरी अच्छी नौकरी मिल गई है, तो वहाँ से भी वैकेंसी पे क्रिएट होती है। ठीक है, तो वैकेंसी बढ़ने के चांसेस रहते हैं डेफिनेटली 1 साल के अंदर। तो ये फाइनल वैकेंसी नहीं है 25,271, बट हालांकि आपको एक ही वैकेंसी चाहिए भरने के लिए, तो आप अच्छे से मेहनत करो। अब फोर्थ पॉइंट हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट। आपका ये हमेशा सवाल रहता है कि क्या हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि हमारी जो एज है उसके हिसाब से क्या हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखो, आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो। मैं आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में आपको बता देता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। आपको अपना बर्थडे पता है, आपका बर्थडे कब आता है, आप किस दिन पैदा हुए, वो दिन, वो महीना, वो साल क्या आपको पता है? बस वो आपको अगर याद है तो आप ये 2 तारीखें देख लो। क्या आपका जो बर्थडे आ रहा है
वो इन 2 तारीखों के बीच में आ रहा है, मतलब कि 2 अगस्त 1998 और 1 अगस्त 2003। इन 5 सालों के बीच में क्या आपका बर्थडे आता है? अगर आता है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका बर्थडे इन दोनों तारीख पे भी आता है ना, तो भी आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम के लिए। मतलब मान लो कि आपका बर्थडे बीच में नहीं आ रहा है, 2 अगस्त 1998 को आपका बर्थडे है, तो भी एग्ज़ाम आप दे सकते हो, और 1 अगस्त 2003 को अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो भी एग्ज़ाम आप दे सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपना बर्थडे पता होना चाहिए, और इन 2 डेट्स को आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो SC ST OBC और EWS के कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि वो रिलैक्सेशन लेंगे, उनका जो उनके कोटा होता है अलग, है ना, कैटेगरी से आते हैं, तो उनको अपना शो करना पड़ेगा कि वो उस कैटेगरी से आते हैं। जैसे कि SC ST OBC का सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही EWS का भी एक सर्टिफिकेट होता है। तो आपको SSC ने ये बोला है कि 31 अगस्त 2021 के तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो तैयार होना चाहिए, मतलब इस तारीख तक आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हो तो अपना सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं है तो आप तैयार करवा लो, क्योंकि वो इस तारीख तक वैलिड होना चाहिए, 31 अगस्त 2021 को। ठीक है, EWS वालों की अगर बात करें तो वो 1 साल का सर्टिफिकेट बनता है, तो अगर 2021-22 साल का आपने बना रखा है तो ऑटोमेटिकली वो इसमें आ गया, है ना। तो आप इसमें इसका ध्यान रखना, बिकॉज क्या होता है ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका ध्यान नहीं देते हैं, और फिर फाइनली आप एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि आपके पास में आप जिस कैटेगरी से पोस्ट लेना चाहते हो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो कागज़ का महत्व बहुत ज़्यादा है, कागज़ पर ध्यान रखना, अपना जो सर्टिफिकेट है आपका उसको संभाल के रख लो, और नहीं है तो उसको बनवा लो भी। 6 पॉइंट है अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या मांगा है? 10वीं पास। आपको 10th पास करना है, लेकिन कब पास करना है? 1 अगस्त 2021 को आपके 10th पास हो जाना चाहिए, मतलब कि ऑन रिकॉर्ड कागजों पे आपको ये शो करना है कि हमने 10th पास कर ली है। कब? 1 अगस्त 2021 के पहले किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये आप इसके लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। आप कई लोग बच्चे ये कहते हैं कि हम तो परस्यू कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, अभी फाइनल देंगे, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको 10th पास करना है कंपलसरी। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की और सिलेबस की। तो ये सबको पता ही है। जनरली देखो क्या होता है ना, यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है कांस्टेबल GD की और आसाम राइफल्स में राइफलमैन की, ये जो एग्ज़ाम है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की है। इसी प्रकार का एग्ज़ाम होता है, SSC करवाता है, वो SSC MTS होता है। तो दोनों में एक्चुअली फ़र्क कुछ नहीं, एग्ज़ाम दोनों को एक जैसा ही है। अगर आप MTS और कांस्टेबल GD को कंपेयर करोगे तो MTS वो लोग होते हैं जो सिविल एम्प्लॉयज़ होते हैं भारत सरकार के, है ना। जितने भी सिविल एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब आप सिविलियन काम करोगे, ऑफिस के अंदर बैठ के काम करोगे, तो उसके लिए आपको MTS का एग्ज़ाम देना है। वहीं अगर आप कांस्टेबल GD की बात करोगे तो वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आर्म्ड फोर्सेस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में नौकरी करेंगे। तो दोनों का ही एग्ज़ाम का पैटर्न एक जैसा ही है। अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इस फॉर्म को जरूर भर देना। एग्जाम का जो पैटर्न है, सवाल पूछने का तरीका है, बिल्कुल लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। और आप कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप MTS को टारगेट कर रहे हो तो इस एग्जाम को दोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि SSC पेपर कैसे कंडक्ट कर रहा है, तो आपको उस एग्जाम में हेल्प करेगा। MTS का एग्जाम जब भी होगा आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस फॉर्म को जरूर भरना। अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हो, 10th पास हो, तो इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। इसमें देखो सबसे अच्छी बात ये है कि 100 सवाल पूछे जाएंगे और 100 नंबर के ही हैं, लेकिन टाइम जो आपको मिल रहा है यहाँ पर 90 मिनट मिल रहे हैं, तो टाइम अच्छा खासा मिल रहा है आपको। तो मेरे हिसाब से तो इसमें अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है तो उसको दिक्कत आना नहीं चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ा फैक्टर टाइम का होता है। ठीक है, तो 90 मिनट इज़ गुड इनफ। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 90 मिनट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद आपको जैसे मैंने बताया था कि मेडिकल कंडीशन कुछ होगी, यहाँ पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ये आपको कंपलसरीली क्लियर करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये फोर्स की जॉब है ना, ये फील्ड की जॉब है। तो यहाँ पर आपकी फिजिकल जो फिटनेस है वो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसे लोग फोर्स में भर्ती हो जाए जो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है। ठीक है, तो आपके टेस्ट में क्या होगा, रेस लगेगी आपकी। ठीक है, तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 24 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को, है ना, और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। और फीमेल के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन वहाँ पर हो जाता है, तो 6.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 800 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट में। ठीक है, इसके अलावा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। ये टेस्ट मतलब क्यों होता है, क्योंकि आपकी मिनिमम कुछ हाइट होना चाहिए अगर आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो मेल के लिए हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। तो आप अपने आप को ये इस तरीके से आप चेक कर लेना एक बार कि क्या आप ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है, आप एग्जाम से बाहर हो सकते हो। और लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, 10वां पॉइंट जो है कि आप जब नोटिफिकेशन अपना डाउनलोड करोगे, अगर आपके पास में नहीं है तो अपने टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा, दे रखा है नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे, उसमें नीचे आपको ये एनेक्चर 1A मिलेगा। जब भी आप फॉर्म भरोगे इस एनेक्चर को अच्छी तरह से देख लेना।
इससे अपनी डिटेल्स को आप मिला लो कि जो भी आप भरना चाह रहे हो वो इसमें मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि एक भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत डाल दी तो आप उसमें रिग्रेट करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको एसएससी बाद में मौका नहीं देगा। स्पेशली आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम है ना, आपकी मदर का नेम, आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो, और सबसे क्रूशियल है आपकी 10th की मार्कशीट। क्योंकि क्या होता है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट से ही काउंट होती है। आपकी 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ चलेगी वही आपकी एक्चुअल मानी जाएगी। हो सकता है आपकी जो मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग चल रही हो और आपकी कुछ और हो। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो जो 10th की मार्कशीट में लिखी हुई है उसी को भरना, क्योंकि वो ऑन पेपर आप सही हो। ठीक है, अपने मन से कुछ भी मत भर देना, क्योंकि अगर कॉन्ट्राडिक्शन बाद में हुआ है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे आखिरी में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले। इसके अलावा और कोई डाउट आपका है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स जरूर लिख लो। और इस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो वहाँ पे उसको जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको एग्जाम से संबंधित मिल जाती है। और जो मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर जो है PDF 6 महीने का अवेलेबल है, तो ज्ञानशाला.com अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर लो सारा। जुलाई महीने का जैसे खत्म होगा, जुलाई महीना, मैं आपको उसकी प्रोवाइड भी करा दूंगा। और कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा फ्री स्टडी मटेरियल आपको इस एग्जाम से संबंधित मिल जाए वो अपनी वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एग्जाम से इतनी टफ नहीं है कि इसके लिए आपको कोचिंग करना पड़े या किसी का गाइडेंस लेना पड़े। बहुत ही सिंपल चीज़ें आती है एग्जाम में। अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी स्टडी मटेरियल अपनी वेबसाइट पर आपको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलने वाला है, और ट्राई करूँगा मैक्सिमम स्टडी मटेरियल आपको वहीं प्रोवाइड करा दूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में, ताकि और लोगों को अवेयरनेस मिले और लोग भी जान सकें कि क्या क्या चीज़ों का उनको ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट में अगर लाऊंगा तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।